हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर के बारे में। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जब तक फूवा सुरक्षित रूप से बड़ा हो सकता है, शादी कर सकता है और झो परिवार की वंशावली को आगे बढ़ा सकता है, तब तक वह संतुष्ट रहेगा। बहन नियांग को देखकर फूवा उत्साह से दौड़ी और नियांग को गले लगा लिया। फूवा, तुम्हारे हाथों पर कीचड़ है, बहन नियांग के कपड़े गंदे मत करो। झो तियानबाओ पीछे पीछे आया। यह सुनकर फूवा ने तुरंत नियांग को छोड़ दिया। नियांग मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फूवा, ये तुम्हारे और तुम्हारे पापा के लिए उपहार है। क्या तुम खुश हो? नियांग ने अपने हाथ में पकड़ा बैग फूवा को थमा दिया। फूवा ने हिचकिचाहट दिखाई और इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसके पिता ने उससे कहा था कि बहन नियांग ने उनके लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। वे हमेशा और अधिक की मांग नहीं कर सकते। इसे लें, झो तियानबाओ ने कहा, मिस नी, आपको हर बार कुछ न कुछ लाने की जरूरत नहीं है। आपने पहले ही हमारे परिवार की बहुत मदद की है। नियांग ने कहा, यह सिर्फ प्रशंसा का एक छोटा सा प्रतीक है, कोई बड़ी बात नहीं। कृपया फूवा को इसे स्वीकार करने दें। झो तियानबाओ को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह सचमुच भावुक हो गया। मिस नी, आप वाकई एक अच्छी इंसान हैं। नियांग न केवल एक अच्छे इंसान थे, बल्कि उनके परिवार के लिए एक आशीर्वाद भी थे। जब से वे नियांग से मिले थे, उसके स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ था, सन डालियान मिल गया था और उन्हें अप्रत्याशित रूप से 10,000 युआन भी मिल गए थे। इन 10,000 युआन के साथ आखिरकार उन्हें बीजिंग में भरोसा करने के लिए कुछ मिल गया। मिस नी, बाहर मत खड़ी रहो, अंदर आओ और बैठो। फूवा उछलकर आगे बढ़ी और नियांग के लिए दरवाजा खोला। कमरा अब पहले जैसा गंदा और अस्त व्यस्त नहीं था। अंदर सब कुछ करीने से व्यवस्थित था और पहली नजर में यह बहुत आरामदायक लग रहा था। झो तियानबाओ ने घर में मौजूद सबसे अच्छी चाय की पत्तियां निकाली और नियांग के लिए चाय तैयार की। इस बीच फूवा ने अपनी पसंदीदा कैंडी निकाली। बहन नियांग, कुछ कैंडी खाओ। धन्यवाद फूवा। नियांग ने कैंडी का एक टुकड़ा उठाया। कैंडी इतने लंबे समय से रखी हुई थी कि वह अपने रैपर से चिपक गई थी। हालांकि नियांग को कोई फर्क नहीं पड़ा। झो फूवा की उम्मीद भरी निगाहों के सामने उसने कैंडी खोली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। मिस नी, सावधान रहना, बहुत गर्मी है। झो तियानबाओ ने चाय का कप नियांग के सामने रख दिया। धन्यवाद, नियांग ने आगे कहा। वैसे फूवा के पिताजी, क्या आप अभी भी अनाज की दुकान पर काम कर रहे हैं? हाँ, झो तियानबाओ ने सिर हिलाया। नियांग ने पूछा, आप अनाज की दुकान पर एक महीने में कितना कमाते हैं? झो तियानबाओ ने उत्तर दिया, अनाज भंडार प्रतिदिन 3 सेंट का भुगतान करता है। 3 सेंट प्रतिदिन। यद्यपि वह जानती थी कि उस समय मजदूरों की मजदूरी कम थी, लेकिन नियांग को यह उम्मीद नहीं थी कि अनाज ढोना, जो इतना कठिन काम था, के लिए केवल 3 सेंट प्रतिदिन का भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब यह था कि वह महीने में केवल 9 युआन ही कमा पाता था, जो मुश्किल से गुजारा करने के लिए पर्याप्त था। क्या तुमने नौकरी बदलने के बारे में सोचा है? नियांग ने पूछा। आखिरकार फूवा बड़ा हो रहा है और उसे प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल और विश्वविद्यालय में जाना होगा। स्पष्ट रूप से उसका वर्तमान वेतन इसके लिए पर्याप्त नहीं होने वाला था। इस युग में केवल धनी लोग ही प्री स्कूल का खर्च उठा सकते थे, इसलिए नियांग ने इसका उल्लेख नहीं किया। स्कूल की बात कहते हुए फूफा की आंखों में चमक आ गई। झो तियानबाओ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास शिक्षा नहीं है और मैं पढ़ नहीं सकता। मुझे कोई बेहतर नौकरी नहीं मिल सकती। अनाज की दुकान पर नौकरी पाने के लिए भी मुझे 3 युआन खर्च करने पड़े। मैंने इसके बारे में सोचा है, मैं फूफा को अब स्कूल नहीं जाने दूंगा। मेरे पास यहाँ 10,000 युआन है। जब फूफा बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे वापस देहात में ले जाऊंगा, एक घर खरीदूंगा और उसके लिए एक पत्नी ढूंढूंगा। अध्याय 513, प्रशिक्षण वर्ग। श्रीमती शंगगुआन ने लिनफांग और उसकी मां के असली चेहरे को उजागर किया। 5 गरीबों का अपना जीवन जीने का तरीका होता है,
जैसे अमीरों का अपना। यद्यपि शिक्षा के बिना काम पाना असंभव है, फिर भी अपने गृहनगर लौटकर खेती करना संभव है। यह सुनकर फुवा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह बड़ा होकर अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता, लेकिन वह यथास्थिति को बदलने में असमर्थ है। नी यांग ने कहा, फुवा को स्कूल न जाने देना अस्वीकार्य है। मेरे पास यहाँ एक अच्छी नौकरी है, क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? कौन सी नौकरी? झो तियानबाओ ने पूछा। गोदाम प्रबंधक, नी यांग ने उत्तर दिया। गोदाम प्रबंधक क्या होता है? झो तियानबाओ ने कुछ हैरान होकर पूछा। नी यांग ने उसे समझाया कि गोदाम प्रबंधक क्या होता है। नी यांग रेस्तरां का विस्तार करना चाहते थे और एक गोदाम प्रबंधक निश्चित रूप से अपरिहार्य है। हालांकि गोदाम प्रबंधक की भूमिका छोटी लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रेस्तरां के महत्वपूर्ण बिंदु का प्रबंधन करता है। नी यांग इस पद के लिए किसी और पर भरोसा नहीं करेगी, लेकिन वह झो तियानबाओ के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर सकती है। झो तियानबाओ आभारी है और ली जियानक्सियन जैसा व्यक्ति नहीं है। यह सुनकर झो तियानबाओ ने झिझकते हुए कहा, मुझे डर है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता। क्या होगा अगर मैं नी यांग के लिए परेशानी का कारण बनूं जो मुझ पर इतना भरोसा करता है? नी यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, गोदाम प्रबंधक गोदाम से आने जाने वाले सामान और उपकरणों की जांच करता है, रिकॉर्ड रखता है और सामान वितरित करता है। अगर आप यह सुनिश्चित कर सकें कि खाते सही हैं, तो यह पर्याप्त है। आपको बहुत सारे पात्रों को पहचानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको तुरंत काम शुरू करने के लिए नहीं कह रहा हूं, अभी भी 1 महीने से ज्यादा की ट्रेनिंग बाकी है। झो तियानबाओ में आत्मविश्वास की कुछ कमी थी। नी यांग ने आगे कहा, आपको पढ़ाने के लिए एक समर्पित शिक्षक होगा। जब तक आप कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेंगे, तब तक बुनियादी पात्रों को पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी। वयस्क, जिनका मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित होता है, बच्चों की तुलना में पात्रों को बेहतर ढंग से पहचानना सीख सकते हैं, बशर्ते वे इच्छुक हों। यह देखकर कि झो तियानबाओ अभी भी अनिर्णायक था, नी यांग ने कहा, फुवा केवल 6 साल का है, उसके जीवन में अनंत संभावनाएं हैं। फुवा की खातिर आपको इसे आजमाना चाहिए। एक आम परिवार के लिए शिक्षा शायद एकमात्र रास्ता नहीं है, लेकिन यह सबसे अच्छा रास्ता है। सभी चीजों में से शिक्षा ही सबसे मूल्यवान है। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद झो तियानबाओ ने आखिरकार स्वीकार कर लिया, ठीक है मिस नी, मैं कोशिश करूंगा। मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। निश्चिंत रहें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। नी यांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, यह सौदा हो गया। मुझे तुम पर भरोसा है। परसों ट्रेनिंग के लिए आ जाओ, पता है नंबर 619 जिंक्सिया रोड। ठीक है, झो तियानबाओ ने सिर हिलाया। इस मामले को अंतिम रूप देने के बाद नी यांग ने अलविदा कहने का इरादा किया। जाने से पहले फुवा ने नी यांग का हाथ पकड़कर उसे अपनी मिट्टी की कृतियां दिखाईं। फुवा ने गर्व से कहा, बहन नी यांग, देखो, मैंने ये सभी मिट्टी की आकृतियां खुद बनाई है। नी यांग मिट्टी की मूर्तियों को देखती रही और एक अस्पष्ट चुप्पी में डूब गई। जब तक फुवा सुरक्षित रूप से बड़ा हो सकता है, शादी कर सकता है और झो परिवार की वंशावली को आगे बढ़ा सकता है, तब तक वह संतुष्ट रहेगा। बहन नी यांग को देखकर फुवा उत्साह से दौड़ी और नी यांग को गले लगा लिया। फुवा, तुम्हारे हाथों पर कीचड़ है, बहन नी यांग के कपड़े गंदे मत करो। झो तियानबाओ पीछे पीछे आया। यह सुनकर फुवा ने तुरंत नी यांग को छोड़ दिया। नी यांग मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फुवा, ये तुम्हारे और तुम्हारे पापा के लिए उपहार हैं। क्या तुम खुश हो? नी यांग ने अपने हाथ में पकड़ा बैग फुवा को थमा दिया। फुवा ने हिचकिचाहट दिखाई और इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसके पिता ने उससे कहा था कि बहन नी यांग ने उनके लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। वे हमेशा और अधिक की मांग नहीं कर सकते। इसे लें। झो तियानबाओ ने कहा, मिस नी, आपको हर बार कुछ न कुछ लाने की जरूरत नहीं है। आपने पहले ही हमारे परिवार की बहुत मदद की है। नी यांग ने कहा, यह सिर्फ प्रशंसा का एक छोटा सा प्रतीक है, कोई बड़ी बात नहीं। कृपया फुवा को इसे स्वीकार करने दें। झो तियानबाओ को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह सचमुच भावुक हो गया। मिस नी,
आप वाकई एक अच्छी इंसान हैं। नियांग न केवल एक अच्छे इंसान थे, बल्कि उनके परिवार के लिए एक आशीर्वाद भी थे। जब से वे नियांग से मिले थे, उसके स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ था, सन डालियान मिल गया था और उन्हें अप्रत्याशित रूप से 10,000 युआन भी मिल गए थे। इन 10,000 युआन के साथ आखिरकार उन्हें बीजिंग में भरोसा करने के लिए कुछ मिल गया। मिस नी, बाहर मत खड़ी रहो, अंदर आओ और बैठो। फूवा उछलकर आगे बढ़ी और नियांग के लिए दरवाजा खोला। कमरा अब पहले जैसा गंदा और अस्त व्यस्त नहीं था। अंदर सब कुछ करीने से व्यवस्थित था और पहली नजर में यह बहुत आरामदायक लग रहा था। झो तियानबाओ ने घर में मौजूद सबसे अच्छी चाय की पत्तियां निकाली और नियांग के लिए चाय तैयार की। इस बीच फूवा ने अपनी पसंदीदा कैंडी निकाली। बहन नियांग, कुछ कैंडी खाओ। धन्यवाद फूवा। नियांग ने कैंडी का एक टुकड़ा उठाया। कैंडी इतने लंबे समय से रखी हुई थी कि वह अपने रैपर से चिपक गई थी। हालांकि नियांग को कोई फर्क नहीं पड़ा। झो फूवा की उम्मीद भरी निगाहों के सामने उसने कैंडी खोली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। मिस नी, सावधान रहना, बहुत गर्मी है। झो तियानबाओ ने चाय का कप नियांग के सामने रख दिया। धन्यवाद, नियांग ने आगे कहा। वैसे फूवा के पिताजी, क्या आप अभी भी अनाज की दुकान पर काम कर रहे हैं? हाँ, झो तियानबाओ ने सिर हिलाया। नियांग ने पूछा, आप अनाज की दुकान पर एक महीने में कितना कमाते हैं? झो तियानबाओ ने उत्तर दिया, अनाज भंडार प्रतिदिन 3 सेंट का भुगतान करता है। 3 सेंट प्रतिदिन। यद्यपि वह जानती थी कि उस समय मजदूरों की मजदूरी कम थी, लेकिन नियांग को यह उम्मीद नहीं थी कि अनाज ढोना, जो इतना कठिन काम था, के लिए केवल 3 सेंट प्रतिदिन का भुगतान किया जाएगा। इसका मतलब यह था कि वह महीने में केवल 9 युआन ही कमा पाता था, जो मुश्किल से गुजारा करने के लिए पर्याप्त था। क्या तुमने नौकरी बदलने के बारे में सोचा है? नियांग ने पूछा। आखिरकार फूवा बड़ा हो रहा है और उसे प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल और विश्वविद्यालय में जाना होगा। स्पष्ट रूप से उसका वर्तमान वेतन इसके लिए पर्याप्त नहीं होने वाला था। इस युग में केवल धनी लोग ही प्री स्कूल का खर्च उठा सकते थे, इसलिए नियांग ने इसका उल्लेख नहीं किया। स्कूल की बात कहते हुए फूफा की आंखों में चमक आ गई। झो तियानबाओ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास शिक्षा नहीं है और मैं पढ़ नहीं सकता। मुझे कोई बेहतर नौकरी नहीं मिल सकती। अनाज की दुकान पर नौकरी पाने के लिए भी मुझे 3 युआन खर्च करने पड़े। मैंने इसके बारे में सोचा है, मैं फूवा को अब स्कूल नहीं जाने दूंगा। मेरे पास यहाँ 10,000 युआन है। जब फूवा बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे वापस देहात में ले जाऊंगा, एक घर खरीदूंगा और उसके लिए एक पत्नी ढूंढूंगा। अध्याय 513 प्रशिक्षण वर्ग। श्रीमती शंगगुआन ने लिनफांग और उसकी मां के असली चेहरे को उजागर किया। 5 गरीबों का अपना जीवन जीने का तरीका होता है, जैसे अमीरों का अपना। यद्यपि शिक्षा के बिना काम पाना असंभव है, फिर भी अपने गृहनगर लौटकर खेती करना संभव है। यह सुनकर फुवा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह बड़ा होकर अपने पिता जैसा नहीं बनना चाहता, लेकिन वह यथास्थिति को बदलने में असमर्थ है। नियांग ने कहा, फुवा को स्कूल न जाने देना अस्वीकार्य है। मेरे पास यहाँ एक अच्छी नौकरी है, क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? कौन सी नौकरी? झो तियानबाओ ने पूछा। गोदाम प्रबंधक, नियांग ने उत्तर दिया। गोदाम प्रबंधक क्या होता है? झो तियानबाओ ने कुछ हैरान होकर पूछा। नियांग ने उसे समझाया कि गोदाम प्रबंधक क्या होता है। नियांग रेस्तरां का विस्तार करना चाहते थे और एक गोदाम प्रबंधक निश्चित रूप से अपरिहार्य है। हालांकि गोदाम प्रबंधक की भूमिका छोटी लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रेस्तरां के महत्वपूर्ण बिंदु का प्रबंधन करता है। नियांग इस पद के लिए किसी और पर भरोसा नहीं करेगी, लेकिन वह झो तियानबाओ के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर सकती है। झो तियानबाओ आभारी है और ली जियानक्सियन जैसा व्यक्ति नहीं है। यह सुनकर झो तियानबाओ ने झिझकते हुए कहा, मुझे डर है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता। क्या होगा अगर मैं नियांग के लिए परेशानी का कारण बनूं, जो मुझ पर इतना भरोसा करता है? नियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, गोदाम प्रबंधक गोदाम से आने जाने वाले सामान और उपकरणों की जांच करता है, रिकॉर्ड रखता है और सामान वितरित करता है।
अगर आप यह सुनिश्चित कर सकें कि खाते सही हैं, तो यह पर्याप्त है। आपको बहुत सारे पात्रों को पहचानने की जरूरत नहीं है। मैं आपको तुरंत काम शुरू करने के लिए नहीं कह रहा हूं, अभी भी 1 महीने से ज्यादा की ट्रेनिंग बाकी है। झोउ तियानबाओ में आत्मविश्वास की कुछ कमी थी। नी यांग ने आगे कहा, आपको पढ़ाने के लिए एक समर्पित शिक्षक होगा। जब तक आप कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेंगे, तब तक बुनियादी पात्रों को पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी। वयस्क, जिनका मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित होता है, बच्चों की तुलना में पात्रों को बेहतर ढंग से पहचानना सीख सकते हैं, बशर्ते वे इच्छुक हों। यह देखकर कि झोउ तियानबाओ अभी भी अनिर्णायक था, नी यांग ने कहा, फुवा केवल 6 साल का है, उसके जीवन में अनंत संभावनाएं हैं। फुवा की खातिर आपको इसे आजमाना चाहिए। एक आम परिवार के लिए शिक्षा शायद एकमात्र रास्ता नहीं है, लेकिन यह सबसे अच्छा रास्ता है। सभी चीजों में से शिक्षा ही सबसे मूल्यवान है। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद झोउ तियानबाओ ने आखिरकार स्वीकार कर लिया, ठीक है मिस नी, मैं कोशिश करूंगा। मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। निश्चिंत रहें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। नी यांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, यह सौदा हो गया। मुझे तुम पर भरोसा है। परसों ट्रेनिंग के लिए आ जाओ। पता है नंबर 619 जिंगसिया रोड। ठीक है, झोउ तियानबाओ ने सिर हिलाया। इस मामले को अंतिम रूप देने के बाद नी यांग ने अलविदा कहने का इरादा किया। जाने से पहले फुवा ने नी यांग का हाथ पकड़कर उसे अपनी मिट्टी की कृतियां दिखाईं। फुवा ने गर्व से कहा, बहन नी यांग, देखो, मैंने ये सभी मिट्टी की आकृतियां खुद बनाई हैं। नी यांग मिट्टी की मूर्तियों को देखती रही और एक अस्पष्ट चुप्पी में डूब गई। थोड़ी देर बाद उसने फुवा की ओर देखा और पूछा, फुवा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? फुवा ने जवाब दिया, मेरा पूरा नाम झोउ फुवा है। झोउ फुवा। नी यांग ने शुरू में सोचा था कि फुवा सिर्फ एक उपनाम है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि फुवा उसका असली नाम होगा। झोउ फुवा सचमुच बाद में प्रसिद्ध बड़े पैमाने पर आभूषण ब्रांड जो उत्तर और दक्षिण में फैल गया, उसे झोउ फुवा कहा गया। फुवा जिस तरह से मिट्टी की आकृतियां बना रही थी, उसे देखकर नी यांग को लगभग यकीन हो गया कि फुवा ही झोउ फुवा ज्वेलरी का भावी संस्थापक था। भविष्य का आभूषण उद्योगपति अलग था, यहाँ तक कि मिट्टी से खेलने का उसका तरीका भी अलग था। नी यांग ने आगे कहा, फुवा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने जो आकृतियां बनाई हैं, वे क्या हैं? नी यांग को उम्मीद नहीं थी कि भविष्य में उनकी मुलाकात एक आभूषण व्यवसायी से होगी। यह एहसास काफी रहस्यमय था। फुवा ने कहा, यह एक अंगूठी है, यह एक कंगन है, यह एक रत्नहार है। बहन नी यांग, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं निश्चित रूप से ये चीजें खरीदूंगी और आपको दूंगी। नी यांग आश्चर्यचकित हुई और बोली, सच में? सचमुच, फुवा ने गंभीरता से सिर हिलाया। न केवल ये चीजें, बल्कि वह बहन नी यांग को दुनिया की सभी बेहतरीन चीजें भी देना चाहता था। नी यांग मुस्कुराई और बोली, तो मुझे आपको पहले ही धन्यवाद देना चाहिए। फुवा ने शर्माते हुए कहा, आपका स्वागत है। अगले दिन नी यांग ने रेस्तरां के सामने भर्ती जारी रखी। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, इस दिन महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक और प्रबंधक के पदों के लिए साक्षात्कार देने आए लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। आखिरकार उसने जो वेतन की पेशकश की थी वह अपेक्षाकृत अधिक थी। आकर्षक वेतन के तहत सभी पद उसी दिन दोपहर तक भर दिए गए। घर के सामने वाले हिस्से, रसोई घर, रसद और प्रबंधकों को मिलाकर कुल 150 लोगों की भर्ती की गई। रेस्तरां में कुल 3 मंजिलें हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग मीटर है तथा 150 कर्मचारियों के लिए यह स्थान बहुत अधिक नहीं था। अध्याय 514 प्रशिक्षण वर्ग। श्रीमती शांगगुआन ने लिनफांग और उसकी मां के असली चेहरे को उजागर किया। 6 यह अभी भी विकास के चरण में है। यदि बाद में इसमें बहुत अधिक भीड़ हो जाए तो भर्ती जारी रखना ठीक है। अगली सुबह नी यान ने सभी को शारीरिक जांच के लिए अस्पताल ले जाने के लिए 3 बसों का इंतजाम किया। वहां बहुत सारे लोग थे, इसलिए नी यान देर शाम तक घर नहीं लौटी। एक बार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी हो जाने के बाद प्रशिक्षण शुरू करने का समय आ गया। लॉजिस्टिक्स और फ्रंट डेस्क वेट स्टफ के लिए प्रशिक्षण अलग अलग था। नी यान ने कक्षाओं के रूप में 2 बड़े कमरे किराए पर लिए और 4 प्रशिक्षकों को काम पर रखा।
सभी 4 प्रशिक्षक विदेशी थे। इस समय तक चीनी लोगों ने अच्छी ग्राहक सेवा की अवधारणा को पूरी तरह से नहीं अपनाया था, इसलिए उन्हें विदेशी प्रशिक्षकों को लाना पड़ा। बेशक विदेशी प्रशिक्षकों की फीस सस्ती नहीं थी, लेकिन नी यान को लागत की परवाह नहीं थी। वह रेस्तरां को सफल बनाने के लिए दृढ़ थी और पैसे खर्च करने में उसे कोई हिचक नहीं थी। प्रशिक्षण शुरू होने से पहले नी यान ने अपनी कंपनी की संस्कृति और ग्राहक प्रथम दर्शन के बारे में भाषण दिया। इन विदेशी प्रशिक्षकों को नवीनतम शिक्षण विधियों से प्रशिक्षित किया गया था, इसलिए वे तुरंत समझ गए कि नी यान का क्या मतलब था। एक विदेशी प्रशिक्षक ने नी यान को अंगूठा दिखाया। मिस नी, आप वाकई अद्भुत हैं। इस समय ग्राहकों को प्राथमिकता देने के बारे में कौन सोचेगा? यहां तक कि पश्चिमी देशों में भी ग्राहकों को प्राथमिकता देने की प्रथा नहीं थी। यद्यपि यह लड़की बहुत बूढ़ी नहीं दिखती थी, फिर भी उसकी क्षमता बहुत अधिक थी। चीन अधिकाधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। धन्यवाद, नी यान मंद मंद मुस्कुराई। नी यान ने 2 कक्षाओं में बैठकर यह सुनिश्चित किया कि प्रशिक्षक सही ढंग से पढ़ा रहे हैं, और फिर वह मन की शांति के साथ वहां से चली गई। नी यान नूडल रेस्तरां में गया। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंची, वह मैडम शंगगुआन से टकरा गई, जो बाहर जा रही थी। यांग यांग। मैडम, नी यान ने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया। मैडम शंगगुआन ने नी यान का हाथ पकड़ लिया। यांग यांग, मैंने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा है। तुम हाल ही में कहाँ थे? नी यान ने कहा, मैं हाल ही में कुछ कामों में व्यस्त रही हूँ, इसलिए मैं रेस्तरां नहीं आई। आज मेरे पास कुछ खाली समय था, इसलिए मैंने वहां जाने का फैसला किया। ओह, मैडम शंगगुआन ने सिर हिलाया, फिर पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि आज आप फ्री हैं? हाँ, नी यान ने सिर हिलाया। मैडम शंगगुआन ने आगे कहा, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग ट्रिप पर चल सकती हो? जियाओक्सी आज घर पर नहीं है और जियाओक्सू भी उपलब्ध नहीं है। नी यान, जो मैडम शंगगुआन को बहुत पसंद करता था, जब उसे पता चला कि वह अकेली है, तो वह भी उसके साथ जाने को तैयार हो गया। वे दोनों साथ साथ खरीदारी करने गए। वे कपड़ों के बाजार में पहुंचे और मैडम शंगगुआन ने पूछा, यांग यांग, जब मैं अपनी भावी बहू से पहली बार मिलूंगी तो मुझे क्या पहनना चाहिए? नी यान ने आश्चर्य से मैडम शंगगुआन को देखा। मैडम शंगगुआन ने बताया, शियाओक्सू और शियाओक्सी की मां का निधन जल्दी हो गया। इस स्पष्टीकरण से नी यान को समझ आ गया। उसने कपड़ों में से एक की ओर इशारा करते हुए कहा, यह खजूर लाल रंग का कपड़ा बहुत अच्छा है। यह खजूर लाल रंग का रेशमी ब्लाउज था, सुरुचिपूर्ण लेकिन फैशनेबल, बुजुर्गों के लिए बहुत उपयुक्त। मैडम शंगगुआन की आंखें चमक उठीं और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे इसे पाने में आपकी मदद करने दीजिए। कपड़ों का बाजार बड़ा था और वहां बहुत से ग्राहक थे। बिक्री सहायक एक एक करके सेवा प्रदान नहीं कर सकते थे, इसलिए नी यान ने इसे खुद करने का फैसला किया। जैसे ही उसने ब्लाउज पकड़ा, दूसरे हाथ ने उसे जबरदस्ती छीन लिया। माँ, देखो यह ब्लाउज कितना अच्छा है। नी यान ने थोड़ा ऊपर देखा और शांति से कहा, मैंने यह ब्लाउज सबसे पहले देखा था। तुमने इसे पहले देखा? फिर यह अब मेरे हाथ में क्यों है? इसके अलावा, क्या तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति, एक स्वनियोजित व्यक्ति जो मंच पर नहीं आ सका, ऐसे कपड़े खरीद सकता है? चांग यू ने उपहास किया। उसका चेहरा उपहास से भरा हुआ था। नी यान को चांग यू के बारे में कोई धारणा नहीं थी, लेकिन चांग यू की नी यान के बारे में धारणा गहराई से बैठी हुई थी। इस शर्मनाक स्वनियोजित व्यक्ति ने अपनी कक्षा में पहले ही दिन कक्षा सुंदरी का खिताब हासिल कर लिया। चांग यू ने उसे बहुत घृणा की। अंततः एक दुर्लभ अवसर पाकर चांग यू नी यान को अपमानित करने के लिए उत्सुक था। मैडम शंगगुआन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, युवती, आपके बात करने के तरीके में क्या समस्या है? तो मैं स्वरोजगार शब्द का उल्लेख भी नहीं कर सकती, चांग यू ने जवाब दिया। जियाओ यू, लिन फैंग ने चांग यू की आस्तीन खींची। इस कपड़ों की दुकान पर आने वाले लोग या तो अमीर थे या कुलीन। लिन फैंग दिमाग से कमजोर नहीं थी, वह एक अमीर परिवार में शादी करने वाली थी। इस महत्वपूर्ण समय पर लोगों को नाराज करना एक अच्छा विचार नहीं था। चांग यू को पता था कि लिन फैंग किस बात को लेकर चिंतित है और उसने फुसफुसाते हुए कहा, वह महिला एक स्वनियोजित छात्रा है जो हमारी कक्षा में शामिल हुई है।
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक स्वरोजगार वाले व्यक्ति के रूप में क्या उसे अपमानित करने से डरने की कोई जरूरत थी? यह सुनकर लिन फेंग को राहत मिली। अध्याय 515 जीवन में प्रभुत्व सिखाना, विदेश यात्रा करना। वह एक प्रतिष्ठित परिवार में शादी करने वाली थी और उसके जैसा स्वरोजगार वाला व्यक्ति उसके ध्यान देने लायक नहीं था। इस तरह सोचते हुए लिन फेंग ने नियांग को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। उनके विचार में एक स्वरोजगार वाला व्यक्ति ऐसे शानदार कपड़ों के मॉल में खरीदारी कैसे कर सकता है? शंगगुआन देहुई से जुड़ने से पहले वह खुद भी ऐसी जगह पर खरीदारी करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। वह शंगगुआन की बूढ़ी मैडम के लिए कपड़े खरीदने गई थी। आखिरकार वह अपनी भावी सास से पहली बार मिल रही थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उन्हें प्रभावित करना था। इसके अलावा चांग यू ने जो ड्रेस पकड़ी थी वह वाकई बहुत अच्छी थी, स्टाइलिश और बिल्कुल भी पुराने जमाने की नहीं, और यह असली रेशम से बनी थी। यह शंगगुआन की बूढ़ी मैडम को खुश करने वाली थी। लिन फेंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, शियाओयू, तुम उसके जैसी किसी पर अपने शब्द क्यों बर्बाद कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी स्थिति कम करने का डर नहीं है? उसकी बेटी एक अमीर परिवार की जवान लड़की बनने वाली थी। वह एक स्वरोजगार वाले व्यक्ति से कैसे उलझ सकती थी? अगर यह बात बाहर आ गई तो यह हंसी का पात्र बन जाएगा। यह न भूलें कि धनी परिवार अपनी सामाजिक स्थिति को बहुत गंभीरता से लेते हैं। चांग यू ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ लिन फेंग का हाथ पकड़ा और स्पष्ट रूप से कहा, कुछ लोग अमीर होने का दिखावा करना पसंद करते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वे कहाँ हैं। क्या उनके जैसा स्वरोजगार करने वाला व्यक्ति इस ड्रेस को खरीद सकता है? कितनी शर्मनाक बात है। एक रेशमी टॉप जिसकी कीमत 300 युआन से अधिक है। यदि यह शंगगुआन की बूढ़ी मैडम के प्रति सम्मान दिखाने के लिए नहीं होता तो वे स्वयं इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि लिन फेंग ने अपने लिए जो कपड़े खरीदे थे उनकी कीमत केवल 100 युआन से थोड़ी अधिक थी। शंगगुआन देहुई के साथ अपने रिश्ते के दौरान लिन फेंग ने वर्षों की अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी, जिसमें उसके पति की मृत्यु के बाद मिली मुआवजा राशि भी शामिल थी। लेकिन ये सब अस्थायी थे। एक बार लिन फेंग शंगगुआन परिवार में शादी कर लेगी तो वह एक अमीर महिला बन जाएगी। फिर उसके पास कितना पैसा होगा? चांग यू जितना ज्यादा इस बारे में सोचती उतना ही ज्यादा उसे आत्मसंतुष्टि महसूस होती। वह ऐसे पेश आती जैसे कि वह पहले से ही एक युवा अमीर महिला बन चुकी हो। शंगगुआन की बूढ़ी मैडम का चेहरा काला पड़ गया। शंगगुआन की बूढ़ी मैडम, जो इतने सालों से लाड़ प्यार में पली बढ़ी थी, सम्मान के साथ पेश आने की आदी हो चुकी थी। उसके साथ ऐसा अनादर कब हुआ था? उसने कभी इतने अपमानजनक और अशिक्षित लोगों को नहीं देखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि उनका पालन पोषण उनके घरों में कैसे हुआ होगा। माफी मांगो। तुम्हें अब हमसे माफी मांगनी चाहिए। लिन फेंग ने शंगगुआन की बूढ़ी मैडम की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, माफी मांगो? हमें आपसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? सच को सच कहना कब से मना कर दिया गया? अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो आप हैं। क्या आपको पता है कि हमसे उलझकर आपने कितना समय बर्बाद किया है? समय ही पैसा है और हमारा कीमती समय सिर्फ माफी मांगकर नहीं चुकाया जा सकता। लिन फेंग ने अपना पीड़ित कार्ड बहुत ही अच्छे तरीके से खेला। चांग यू ने अपने हाथ कमर पर रखे और धमकी दी, माफी मांगो। अगर तुमने आज हमसे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें पछतावा दूंगी। बीजिंग में शंगगुआन परिवार के प्रभाव के कारण इन दोनों लोगों से निपटना आसान होगा। अभी कुछ समय पहले शंगगुआन की बूढ़ी मैडम को लगा था कि ये दोनों मां बेटी असभ्य हैं, लेकिन अब उन्हें लगा कि वे बेशर्मी से अपमानजनक हैं। वे बिल्कुल बेशर्म थे। शंगगुआन की बूढ़ी मैडम गुस्से से कांप रही थी। ऐसे लोगों पर गुस्सा होना बेकार है। नियांग ने शंगगुआन की बूढ़ी मैडम की बाह पकड़ी। बूढ़ी मैडम, चलो चलते हैं। आप हमसे माफी मांगने से पहले ही चले जाना चाहते हैं? चांग यू ने नियांग और शंगगुआन ओल्ड मैडम का रास्ता रोकने के लिए अपनी बाह को बेरहमी से बढ़ाया। अपनी सीमाओं का उल्लंघन मत करो। नियांग ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं। उनकी गहराई में ठंडक का एक संकेत था जिससे चांग यू थोड़ा सा हिल गया। यह किसी स्वरोजगार वाले व्यक्ति का रूप नहीं था। यह थोड़ा डरावना था।
लेकिन वह एक अमीर घराने की बेटी बनने वाली थी। नियांग उसका मुकाबला कैसे कर सकती थी? यह सोचते हुए चांग यू ने हिम्मत जुटाई, अपना हाथ उठाया और नियांग के चेहरे की ओर झपटा। तुम कमीनी, माफी मांगो या नहीं। यहाँ कोई सेल्समैन या अन्य ग्राहक नहीं थे। अगर नियांग को थप्पड़ पड़ जाता तो उसे अपनी शिकायतें निगलनी पड़ती। इसके अलावा चांग यू लंबे समय से नियांग को थप्पड़ मारना चाहता था। आज अंततः उसे अपनी भड़ास निकालने का मौका मिला। यद्यपि नियांग को पता था कि चांग यू उसे निशाना बना रहा है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि कब उसकी मुलाकात ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति से हो गई थी। उसके नए समूह में 60 से 70 लोग थे और उसने केवल कुछ ही मीटिंग में भाग लिया था। हान शियाओयू के अलावा, जिसके वह सबसे करीब थी, उसे किसी और के बारे में कुछ भी याद नहीं था। थप्पड़। हवा में एक जोरदार तमाचा गूंज उठा। जब तक शंगगुआन की बूढ़ी मैडम और लिन फेंग को होश आया, उन्होंने देखा कि नियांग धीरे धीरे अपना हाथ हवा से वापस खींच रही है। उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ चांग यू के उठे हुए हाथ को पकड़ लिया। चूंकि घर पर किसी ने तुम्हें व्यवहार करना नहीं सिखाया, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यह काम करना होगा। अध्याय 516 प्रभुत्व सिखाता है कि कैसे एक इंसान बनना है। विदेश यात्रा 2। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसकी गति बहुत तेज थी। वह एक बुजुर्ग की तरह थी जो एक छोटे बच्चे को डांट रही थी। लिन फेंग ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें भय से भर गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को थप्पड़ मारा गया था वह चांग यू था। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, चांग यू ने अविश्वास में कहा। अच्छा, तुम्हें थप्पड़ क्यों नहीं मारूं? इससे सहमत नहीं हो? अगर अगली बार ऐसा हुआ तो यह थप्पड़ मारने जितना आसान नहीं होगा। वह सिर से पैर तक चमकती हुई, दुस्साहस से भरी हुई थी, जिसने ध्यान आकर्षित किया। क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? उसे घूरते हुए नियांग ने धीरे से कहा, भले ही आप राजा के पिता हों, मैं आपको मारने में संकोच नहीं करूंगा। चांग यू की बादाम जैसी आंखें आग से जल रही थी। नियांग, मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे पिता बहुत शक्तिशाली हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे किए पर पछतावा करवाऊंगा। तुम बस इंतजार करो। यह सुनकर बूढ़ी महिला शंगगुआन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। वह सोच रही थी कि चांग यू के पिता भी अच्छे इंसान नहीं होंगे, वरना उन्होंने बेटी को इस तरह क्यों पाला होगा। कितना दुखी परिवार है। ठीक है, मैं किसी भी समय तैयार रहूंगी, नियांग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। यह बहुत ज्यादा है। नियांग वास्तव में बहुत ज्यादा है। चांग यू की इच्छा थी कि वह नियांग को उसी समय मार सके। तुमने मुझे जाने दिया, चांग यू ने छटपटाते हुए कहा। इस समय लिन फांग भी उसमें से बाहर आया और दौड़कर आया। मेरी बेटी को जाने दो। मूल रूप से लिन फेंग अपनी बेटी के लिए न्याय पाने के लिए पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन वह अपने रिश्तेदारों को पहचानने के लिए 2 दिनों में शंगगुआन परिवार के पास जा रही थी। यह एक महत्वपूर्ण समय था, परेशानी से बचना बेहतर था। आखिरकार धनी परिवारों में कई वर्जनाएं होती हैं। इसके अलावा वे यहाँ सही नहीं थे। चांग यू ने सबसे पहले कार्रवाई की। नियांग सिर्फ अपना बचाव कर रही थी। बाहर निकलो, इन शब्दों के साथ नियांग ने चांग यू का हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से फेंक दिया। चांग यू का संतुलन बिगड़ गया और वह लिन फेंग पर गिर पड़ी। फिर नियांग ने अपनी जेब से एक सादा सफेद रुमाल निकाला और ध्यान से अपनी उंगलियां पोंछी। एक हाथ साफ करने के बाद वह दूसरे हाथ की ओर बढ़ी, इस तरह से व्यवहार करते हुए जैसे उसने कोई घिनौनी चीज छू ली हो। अपना काम पूरा करने के बाद नियांग ने रुमाल का गोला बनाया और उसे 10 मीटर दूर मां बेटी की जोड़ी के सामने कूड़ेदान में फेंक दिया। चांग यू का पहले से ही सूजा हुआ चेहरा क्रोध से बैंगनी लाल हो गया। मैडम, चलिए, नियांग ने प्रसन्नतापूर्वक बूढ़ी महिला शंगगुआन के साथ हाथ मिलाया और वे चले गए। ठीक है, चांग यू को थप्पड़ खाते देख बूढ़ी महिला शंगगुआन खुशी खुशी नियांग के पीछे चली गई। नाराज होकर चांग यू ने अपना पैर पटका और उनके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन लिन फांग ने उसे रोक लिया। मां, चांग यू संतुष्ट नहीं थी। क्या उसे सिर्फ थप्पड़ स्वीकार कर लेना चाहिए था? लिन फेंग ने कहा,
हम परसों शांगगुआन परिवार के पास जा रहे हैं। ऐसे समय में परेशानी से बचना बेहतर है। इसके अलावा व्यक्ति को धमकाना उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। यदि धमकाना सचमुच इतना आसान होता तो चांग यू को थप्पड़ नहीं मारा जाता। तुमने बस देखा कि मुझे कैसे परेशान किया जा रहा है। क्या तुम सच में मेरी माँ हो? चांग यू गुस्से से चिल्लाया। लिन फेंग ने कहा, तुम मेरी बेटी हो। जब तुम्हें तंग किया जाता है तो मेरा दिल कैसे नहीं टूटता। लेकिन अभी बदला लेने का समय नहीं है। कुछ दिनों में जब मैं तुम्हारे चाचा शांगगुआन से शादी कर लूंगा तो तुम जैसे चाहो बदला ले सकती हो। लिन फांग के शब्दों ने चांग यू को शांत कर दिया। सही, उसे अभी बस सहना होगा। वह बाद में नियांग को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चांग यू ने अपने होंठ काटे और फिर पूछा, हम परसों शांगगुआन परिवार के पास जा रहे हैं। मुझे अपने चेहरे पर लगे घाव के बारे में क्या करना चाहिए? चलो पहले कपड़ों के पैसे चुका देते हैं, फिर हम फार्मेसी में जाकर कुछ दवाई लेंगे। घर पहुंचने के बाद मैं तुम्हारे लिए उसमें एक अंडा रख दूंगा। 2 दिन में यह ठीक हो जाएगा। ठीक है, लाचारी के भाव में चांग यू ने सहमति जताई। बस इंतजार करो, जब समय आएगा तो वह नियांग का चेहरा बिगाड़ देगी और उसे आज के कार्यों पर पछतावा कराएगी। लिन फांग और चांग यू कपड़ों के लिए भुगतान करने गए और फिर फार्मेसी गए। इस बीच नियांग और बूढ़ी महिला शांगगुआन दूसरी मंजिल पर पहुंचे। आज की नियांग ने बूढ़ी महिला शांगगुआन को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने पहले सोचा था कि नियांग केवल पिटाई ही बर्दाश्त कर सकती है। किसने सोचा था कि नियांग इतनी खूबसूरती से जीत जाएगी? प्रभावशाली, वास्तव में प्रभावित करने वाला। आजकल युवा लड़कियों में शायद ही कभी उस तरह का साहस होता है। यांग, क्या तुमने मार्शल आर्ट सीखी है? बूढ़ी महिला शांगगुआन ने पूछा। अपने पिछले जन्म में नियांग ने मार्शल आर्ट सीखी थी। आखिरकार वह एक अमीर महिला थी, उसके पास आत्मरक्षा के कुछ कौशल कैसे नहीं हो सकते थे। साथ ही पुनर्जन्म लेने और एक उच्च पदस्थ अधिकारी को बचाने के बाद उसकी ताकत बढ़ गई थी। दरअसल नियांग अपने पिछले जन्म में इतनी प्रभावशाली नहीं थी। अध्याय 517 प्रभुत्व सिखाता है कि कैसे एक इंसान बनना है। विदेश यात्रा 3। मैंने थोड़ी मार्शल आर्ट सीखी है, नियांग ने सच्चाई से उत्तर दिया। अच्छा, लेडी शांगगुआन ने स्वीकृति में सिर हिलाया। लड़कियों के लिए आत्मरक्षा के कुछ कौशल सीखना वाकई अच्छा है। जब हम घर वापस आएंगे तो मैं जियाओक्सी को इसे सीखना शुरू करवा दूंगी। नियांग मुस्कुराई और सिर हिलाया। लेडी शांगगुआन ने आगे कहा, अभी अभी जो मां बेटी की जोड़ी दिखी वह वाकई बहुत परेशान करने वाली थी। जो कोई भी ऐसी लड़की से शादी करेगा वह अपने परिवार पर दुर्भाग्य लाएगा। वाकई यह काफी परेशान करने वाली बात है। नियांग ने कहा, मुझे लग रहा था कि वह लड़की मुझे निशाना बना रही है, लेकिन मैं उससे पहले कभी नहीं मिला था। यह वाकई अजीब है। मुझे लगता है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। घमंडी कुतिया। सिर्फ इसलिए कि उनके पास थोड़ा पैसा है वे ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जैसे कि वे ऊंचे और शक्तिशाली लोगों से हैं। लेडी शांगगुआन की लिन फैंग और चांग यू के बारे में धारणा इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती थी। आखिरकार यह उसके जीवन में पहली बार था कि वह ऐसे अपमानजनक लोगों के सामने आई थी। पहले वाली ड्रेस भी यहाँ उपलब्ध है, क्या तुम इसे खरीदना चाहोगी? नियांग ने एक समान ड्रेस की ओर इशारा किया। कोई जरूरत नहीं, कौन उन लोगों की तरह ही कपड़े पहनना चाहेगा? यांग, चलो कुछ अलग चुनते हैं। ठीक है, नियांग ने हल्का सा सिर हिलाया। इस बार नियांग ने श्रीमती मो के लिए एक कुलीन महिला की पोशाक चुनी, जिसके साथ एक रेशमी दुपट्टा भी था। यह कहना जरूरी है कि नियांग की नजर बहुत ही समझदार थी। मिसेज मो ने जब यह ड्रेस पहनी तो वह कई साल छोटी दिखने लगी। उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई। यांग, क्या यह सुंदर है? लेडी शांगगुआन एक बच्चे की तरह घूम गई। हाँ, एक बुजुर्ग महारानी विधवा की तरह, नियांग ने गंभीरता से प्रशंसा की। हंसते हुए लेडी शांगगुआन ने जवाब दिया, आप हमेशा मुझे खुश करने के लिए कहानियां बनाते रहते हैं। मुझसे सच्चाई बयां की जा रही है। लेडी शांगगुआन खुशी खुशी बिल का भुगतान करने चली गईं।
जैसे ही लिन फांग और चांग यू घर पहुंचे, एक विशिष्ट अतिथि का आगमन हुआ। यह व्यक्ति लिन गुई हुआ था, लिन फेंग की चाची। चूंकि उसने कम उम्र में ही अच्छी शादी कर ली थी, इसलिए उसे अब एक अर्ध उच्च समाज का सदस्य माना जाता था और सभी उसे आंटी लिन कहते थे। केवल अर्ध उच्च समाज का सदस्य ही क्यों? क्योंकि उसके पति की आर्थिक स्थिति अन्य उच्च समाज के सदस्यों की तुलना में बहुत कम है, और यही कारण है कि वह मैचमेकर की भूमिका निभाने के लिए इतनी उत्सुक है। एक बार मैच तय हो जाने के बाद उनके परिवार को 2 और भरोसेमंद परिवारों का समर्थन प्राप्त होता है। सौभाग्य से उच्च समाज में इस पेशे का अभाव था। वास्तविक उच्च समाज की महिलाएं मैचमेकर की भूमिका निभाने और दूसरों के आदेशों के अधीन रहने के लिए तैयार नहीं होंगी। आंटी यहाँ हैं। लिन फांग ने विनम्रतापूर्वक आंटी लिन का घर में स्वागत किया। यहाँ तक कि आमतौर पर घमंडी और दबंग चांग यू ने भी अभिवादन किया। नमस्ते चाची दादी। अच्छा अच्छा, आंटी लिन ने संतोष में सिर हिलाया। जियाओ युए जैसे जैसे बड़ी हो रही है, वह सुंदर होती जा रही है। वह भविष्य में निश्चित रूप से सफल होगी। चांग यू के मुंह के कोने पर आत्मसंतुष्टि का भाव दिखाई दिया। लिन फैंग ने कहा, इस बच्चे को देखो, इसे कुछ भी नहीं पता। जल्दी करो और अपनी चाची दादी को धन्यवाद दो। चांग यू ने तुरंत कहा, धन्यवाद दादी चाची। आंटी लिन ने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? लिन फेंग, क्या तुमने उसे मारा? यह सुनकर चांग यू की आंखों में द्वेष की झलक झलक उठी। यह सब उस कुतियानी यांग की वजह से है। लिन फांग ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं उसे कैसे मार सकता हूं? वह खुद ही दीवार से टकरा गई। ओह, आंटी लिन ने आगे कहा, तुम जल्द ही शांगुआन परिवार में रिश्तेदार के तौर पर पहचाने जाने जाओगे। तुम्हारे चेहरे पर कोई चोट न हो तो बेहतर है। अमीर परिवार दिखावे पर बहुत ध्यान देते हैं। चाची, चिंता मत करो, मुझे इस बात का पता है। चांग यू को देखते हुए लिन फांग ने कहा, जल्दी करो और अपनी चाची दादी के लिए कुछ चाय बनाओ। ठीक है। लिन फैंग ने एक कुर्सी खींची। आंटी, कृपया बैठ जाए। आंटी लिन की बदौलत शांगुआन परिवार में शादी करने की उसकी संभावनाएं बहुत बढ़ गईं। बिना उसके परिचय के उसे ऐसा अवसर और कहां मिल सकता था। इस समय लिन फांग खुशी से आंटी लिन को एक आसन पर बिठाएगा और एक बोधिसत्व की तरह उनकी पूजा करेगा। चूंकि उसकी सास उसे नीची नजर से देखती थी, इसलिए आंटी लिन को आमतौर पर उनके परिवार में कष्ट सहना पड़ता था। केवल यहाँ लिन फैंग के साथ वह अनुभव कर सकती थी कि महत्वपूर्ण होने का क्या एहसास होता है। आंटी लिन ने हंसते हुए कहा, लिन फैंग, इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम परिवार हैं। आंटी, क्या आप इसलिए आई हैं क्योंकि आपको मुझसे कुछ कहना है? लिन फैंग ने पूछा। हम, आंटी लिन ने सिर हिलाया। लिन फैंग, तुम 2 दिन में शांगुआन के घर रिश्तेदार के तौर पर पहचाने जाने के लिए जा रही हो। क्या तुमने लेडी शांगुआन के लिए कोई उपहार तैयार किया है? चिंता मत करो, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। यह अच्छी बात है, आंटी लिन ने आगे कहा। लिन फैंग, शांगुआन परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है। वहां पहुंचने के बाद अपने व्यवहार और वाणी पर ध्यान देना सुनिश्चित करें। आपने पहले ही शांगुआन देहुई को जीत लिया है, इसलिए अब आपको बस लेडी शांगुआन को खुश करना है। लेडी शांगुआन जियांगन से हैं और उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद है। आपको इस अवसर का उपयोग अपने पाक कौशल को दिखाने के लिए करना चाहिए। अध्याय 518, जीवन में प्रभुत्व सिखाना, विदेश यात्रा करना 4। हम्मा, मैं समझ गया। लिन फैंग ने सिर हिलाया। चाची, यह आपकी चाय है। चांग यू ने दादी लिन के सामने उबली हुई चाय रखी। लिन फैंग ने ऊपर देखा और कहा, तुम्हें अंदर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। तुम्हारी आंटी और मुझे अभी भी कुछ बातें चर्चा में रखनी है। ठीक है। चांग यू मुड़ा और कमरे की ओर चला गया। लिन फैंग ने दादी लिन की ओर मुड़कर फुसफुसाया, चाची, क्या आपको लगता है कि शियाओयू के शांगुआन परिवार में शादी करने का मौका है? दादी लिन चौंक गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन फांग इतना महत्वाकांक्षी होगा। यह कहना मुश्किल है, दादी लिन ने जवाब दिया। हालांकि जियाओयू की उपस्थिति को देखते हुए अगर वह कड़ी मेहनत करती है तो मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चांग यू काफी सुंदर थी, अन्यथा वह अतीत में क्लास बेले नहीं होती।
लिन फैंग की आंखें चमक उठीं, तो शंगगुआन परिवार ऐसी चीजों से परेशान नहीं होता? दादी लिन ने लिन फैंग के हाथ थपथपाए। फैंग, अभी इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। शंगगुआन परिवार में शादी करने के बाद इन चीजों के बारे में धीरे धीरे सोचो। ठीक है, लिन फैंग ने सिर हिलाया। उसका दिमाग गणनाओं से भर गया। भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मैं भूख से मरा जा रहा हूं। एक करुण चीख ने सन्नाटा तोड़ा। लिन फैंग का चेहरा क्रोध से जल रहा था। दादी लिन ने भंडारण कक्ष की दिशा की ओर देखा और एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ पूछा, क्या वह बूढ़ी डायन अभी भी जीवित है? नहीं, लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया, दांत पीसते हुए। हालांकि वह शापित बूढ़ी डायन लकवाग्रस्त है, उसके अन्य अंग अभी भी काम कर रहे हैं। लिन फैंग हर दिन बूढ़ी महिला चांग पर केवल कुछ बंस फेंकता है, लेकिन वह मरना नहीं चाहती। चाची, क्या आपको लगता है कि मुझे? लिन फैंग ने अपनी बात के बीच में ही दादी लिन को एक इशारा भरी नजर से देखा। बूढ़ी औरत चांग के अब कोई और बच्चे नहीं है। अगर कुछ हुआ तो इसकी रिपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं होगा। इसके अलावा लिन फैंग 3 साल से उसकी देखभाल कर रहा था। 3 साल से अच्छी बहू होने की ख्याति पहले ही फैल चुकी है। बूढ़ी औरत चांग को अपने पास रखने से कोई और फायदा नहीं है। वह न केवल बेकार थी, बल्कि परेशान करने वाली भी थी। कोई रास्ता नहीं। दादी लिन ने तुरंत लिन फैंग के विचार पर रोक लगा दी। क्यों नहीं? लिन फैंग हैरान था। दादी लिन ने आगे कहा, शंगगुआन परिवार आपके सद्गुणी और पुत्रवत चरित्र को महत्व देता है, खासकर शंगगुआन परिवार की कुलमाता को। अगर इस समय इस बूढ़ी डायन के साथ कुछ भी गलत हुआ तो उन्हें कुछ संदेह हो सकता है। लिन फैंग ने अविश्वसनीय रूप से पूछा, क्या मुझे इस शापित बूढ़ी डायन को शंगगुआन परिवार के पास लाना होगा? दादी लिन ने हंसते हुए कहा, शंगगुआन परिवार में बहुत से नौकर हैं। अगर तुम उसे शंगगुआन परिवार में ले भी आओ तो भी तुम्हारा बोझ नहीं बढ़ेगा। इसके विपरीत, इससे तुम शंगगुआन परिवार की नजरों में और भी प्रभावशाली बन जाओगी। यह तो समझ में आता है। लिन फैंग ने आगे कहा, लेकिन क्या होगा अगर वह शापित बूढ़ी डायन बकवास करती रहे? यह आसान है, बस समय आने पर उसे कुछ मुफ्त दवाएं दे दीजिए और आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। यह कहकर लिन फैंग पूरी तरह से आश्वस्त महसूस किया। ओह ठीक है, यह ले लो। दादी लिन ने लिन फैंग को एक सुंदर बैग दिया। यह क्या है? लिन फैंग उत्सुक था। यह आइस स्किन जेड फेस क्रीम है। दादी लिन ने आगे कहा, तुम एक अमीर महिला बनने वाली हो। तुम्हें उच्च समाज के चलन के साथ चलना होगा। वर्तमान में आइस स्किन जेड फेस क्रीम उच्च समाज में एक लोकप्रिय प्रवृत्ति बन गई है। लिन फैंग ने बैग खोलते हुए देखा। ओह, यह स्किन केयर उत्पाद है। ग्रैनी लिन ने आगे कहा, इन स्किन केयर उत्पादों को कमतर न समझें। उच्च समाज की हर महिला और महिला इनका इस्तेमाल कर रही है। एक व्हाइटनिंग और मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जिसकी हर महीने प्रति स्टोर 60 बोतलों तक सीमित है। न केवल यह महंगी है, बल्कि आपको इसे 3 महीने पहले से आरक्षित भी करना होगा। दादी लिन ने कहा, यह आइस स्किन जेड फेस क्रीम शंगगुआन फुरोंग को दे दो। वह बहुत खुश हो जाएगी। जहां तक मुझे पता है, शंगगुआन परिवार की कुलमाता शंगगुआन फुरोंग की बात सुनती है। दादी लिन ने कई वर्ष उच्च समाज में रहकर बिताए थे, इसलिए उन्हें वहां के लोगों की गहरी समझ थी। यह ठीक नहीं लग रहा है, आंटी। आपने पहले ही मेरी बहुत मदद की है, लिन फैंग ने मना कर दिया। यह सच नहीं है, दादी लिन ने आगे कहा। फैंग, तुम मेरी अपनी भतीजी हो। जब तक तुम शंगगुआन परिवार में शादी करके अपनी चाची को याद रखोगी, यही काफी है। लिन फैंग ने तुरंत सिर हिलाया। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, आंटी। मैं किसी को भी भूल सकता हूं, लेकिन आपको कभी नहीं। आप मेरी अपनी मां से भी ज्यादा मेरे करीब हैं। दादी लिन की आंखों में संतुष्टि का भाव था। वैसे, क्या तुम शंगगुआन देहुई के साथ अंतरंग हो चुकी हो? आखिर वह एक ऐसी महिला थी जिसकी पहले भी शादी हो चुकी थी। ऐसा सवाल पूछना उसके लिए कोई वर्जित बात नहीं थी। लिन फैंग शर्मा गया। नहीं, नहीं। ऐसा लगता है कि शंगगुआन देहुई सचमुच एक सज्जन व्यक्ति हैं। दादी लिन ने आगे कहा, फैंग,
मैं जानती हूँ कि तुम एक महत्वाकांक्षी लड़की हो। तुम्हें अपने भविष्य की योजना इस तरह बनानी होगी कि उसमें सभी जरूरी चीजें शामिल हों। शंगगुआन परिवार में पहले से ही 2 बच्चे हैं, शंगगुआन शी और शंगगुआन जू, इसलिए तुम्हें एक और बच्चे को जन्म देने के बारे में सोचना होगा। अध्याय 519 प्रभुत्व सिखाता है कि कैसे एक इंसान बनना है। विदेश यात्रा 5। क्या आपका एक और बच्चा है? लिन फेंग की आंखों में कठिनाई के भाव झलक रहे थे। अगर वह एक और बच्चा पैदा कर सकती तो क्या वह अभी भी चांग यू की शादी शंगगुआनजू से करने के विचार पर विचार करती? बेशक ये ऐसी बातें थी जो वह बूढ़ी महिला लिन से नहीं कह सकती थी। लिन फैंग ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। उसे कुछ बातें बताने के बाद बूढ़ी महिला लिन चली गई। लिन फांग ने उसे अपार्टमेंट ब्लॉक के निचले हिस्से तक छोड़ा। जब नियांग ने बूढ़ी महिला शंगगुआन के साथ कपड़ों की खरीदारी पूरी की, तब तक दोपहर के 3 बज चुके थे। इस समय का फायदा उठाते हुए नियांग ने 4 नूडल रेस्तरां और दूध की चाय की दुकानों का दौरा किया, जो अब स्थिर आय का प्रबंधन कर रहे थे। इसके बाद नियांग स्किन केयर की दुकान पर चली गईं। इस अवधि के दौरान अपने प्रयासों से नियांग ने अब आई स्किन जेड स्किन की 3 शाखाएं खोल ली थी। अपने अकेले दम पर बनाए गए साम्राज्य को देखकर नियांग के मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। किसी और पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्रता की भावना सचमुच बहुत अच्छी थी। हालांकि सबसे अमीर महिला बनने का उनका लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था। उन्हें अभी भी अपने व्यवसाय को बड़ा और बेहतर बनाना था। स्किन केयर की दुकान से निकलने के बाद नियांग एक कैफे में गई, 1 कप रोज समर कॉफी और एक नाजुक पेस्ट्री का ऑर्डर दिया। रोज समर कॉफी दुनिया की सर्वोच्च श्रेणी की कॉफी में से एक है। भविष्य में इसका 1 कप 1000 युआन की चौंका देने वाली कीमत पर बिकेगा। चीन में 80 के दशक में यह 180 युआन प्रति कप बिकता था। पेस्ट्री को जोड़ने पर इसकी कुल कीमत 220 युआन होती थी। जीवन में कभी कभी कुछ औपचारिक संवेदनाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए नियांग को यह महंगा नहीं लगा। मेज पर एक छोटा सा डेस्क कैलेंडर रखा था। तभी नियांग को देर से एहसास हुआ कि आज जुलाई की 2 तारीख है। नी कुईहुआ का जन्मदिन 8 जुलाई को था। पिछले साल बीजिंग में उसका पहला साल था। इस समय वह अचार वाली सब्जी नूडल्स बेचने में व्यस्त थी और अनजाने में नी कुईहुआ के जन्मदिन के बारे में भूल गई, लेकिन वह इस साल इसे नहीं भूल सकी। उसे नी कुईहुआ को क्या देना चाहिए? जैसे ही नियांग ने अपनी कॉफी हिलाई, उसने सोचा, नी कुईहुआ को अब किसी चीज की कमी नहीं लगती। क्यों न नी कुईहुआ को सैर पर ले जाया जाए? यात्रा करने से न केवल मन शांत होता है, बल्कि इससे यात्री को स्थानीय रीति रिवाजों से भी परिचय होता है, जिससे उसका क्षितिज व्यापक होता है। क्या भविष्य में कोई लोकप्रिय कहावत नहीं थी? दुनिया इतनी बड़ी है, मैं इसे देखना चाहता हूँ। ऐसा हुआ कि रेस्तरां अभी तक नहीं खुला है, इसलिए वह आराम कर सकती है और यात्रा कर सकती है। एक बार जब रेस्तरां खुल जाएगा तो नियांग फिर से व्यस्त हो जाएगी। तो नी कुईहुआ को कहां ले जाना चाहिए? नियांग ने आंखें मूंद ली और एम कंट्री के जिसुओ द्वीप मियामी को चुनने का फैसला किया। एम देश की अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से विकसित है। चीन के आक्रमण से प्रभावित होकर चीन एम देश से बहुत पीछे था। इस समय एम देश का जीवन स्तर पहले से ही चीन में वर्ष 2000 के स्तर पर पहुंच चुका था। इस यात्रा से नी कुईहुआ को निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। अपने पुनर्जन्म के बाद से नियांग नी कुईहुआ के क्षितिज को व्यापक बनाने का प्रयास कर रही है। नी कुईहुआ ने न तो विदेश यात्रा की है और न ही समुद्र देखा है, इसलिए यह एकदम सही है। उस शाम नियांग ने खाने की मेज पर इस योजना का उल्लेख किया। नी कुईहुआ ने मना कर दिया, विदेश जाना पैसे की बर्बादी होगी। क्या यह सिर्फ जन्मदिन नहीं है? इतनी बड़ी तैयारियों की कोई जरूरत नहीं है। नियांग ने हंसते हुए कहा, आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नी कुईहुआ जानती थी कि नियांग के पास पैसा है, लेकिन वह उसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि नियांग के लिए पैसा कमाना आसान नहीं था। आखिरकार वह 2 महीने से अधिक समय से मसालेदार छड़े बेच रही थी और केवल 1000 युआन से अधिक कमा पाई थी। नी चिंगगुई ने टिप्पणी की, यांगयांग की माँ, यांगयांग अपने पितृभक्ति में ईमानदार है, इसलिए मना मत करो।
मैं यात्रा करना चाहता हूँ। क्या आपने देखा है कि चुनहुआ पिछले साल से घर नहीं आया है? नी यांग ने अपना सिर नी चिंगगुई की ओर घुमाया। आंटी नी, आप हमारे साथ क्यों नहीं आती? नी चिंगगुई ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं अपनी बेटी चुनहुआ को मुझे ले जाने दूंगी। जैसा कि उसने कहा, नी चिंगगुई को पता था कि वह अपनी बेटी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती थी। हालांकि उसकी बेटी की नौकरी स्थिर थी, लेकिन वेतन कम था। वह ऐसी स्थिति में थी जहां उसके पास छोटे मोटे सिक्कों की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पास बड़ी रकम नहीं थी। अन्यथा वह छुट्टियों के दौरान घर आने में संकोच नहीं करती, क्योंकि उसके और उसके पति दोनों के लिए आने जाने का किराया लगभग 300 युआन होता। यह फिर भी पैसा था, है ना? ऐसी नौकरी सबसे अच्छी स्थिति में भी केवल अच्छी दिखने वाली होती है, और इसकी तुलना नी यांग की नौकरी से नहीं की जा सकती। नी चिंगगुई ने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि वह इस जीवन में अपनी बेटी पर और अधिक भरोसा नहीं कर सकती थी। नी यांग ने आगे कहा, आंटी नी, बस हमारे साथ आइए। इसे मेरी ओर से एक प्रारंभिक कर्मचारी लाभ मानिए। अगर आप नहीं जाएंगी तो मेरी माँ भी नहीं जाएंगी। विदेश जाने में बहुत खर्च आएगा। नी चिंगगुई अज्ञानी व्यक्ति नहीं था। यांग, विनम्र मत बनो। इसके अलावा मैं अभी वैसे भी नहीं जा सकता। तुम्हें और तुम्हारी माँ को जाना चाहिए। यह कहने के बाद नी चिंगगुई ने कहा, चिंता मत करो, कोई हुआ। मैं घर पर मुर्गियों और बत्तखों की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। लेकिन नी कुई हुआ ने फिर भी इनकार कर दिया। नी यांग ने नी कुई हुआ का हाथ पकड़ लिया। माँ, क्या आप मेरे साथ आ सकती हैं? मैं वास्तव में इन कंट्री जाना चाहता हूँ। नी कुई हुआ ने कहा, फिर आप अकेले जाकर खेल सकते हैं। आप जैसे युवाओं को घूमना चाहिए और अपने क्षितिज को व्यापक बनाना चाहिए। मुझे वास्तव में यात्रा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एम कंट्री, एफ कंट्री, मुझे लगता है कि वे हमारे चीन से बेहतर नहीं है। नी यांग ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ घूमने जाने के लिए कह रही हूँ, वहां बसने के लिए नहीं। इसके अलावा क्या तुम सच में मुझे अकेले खेलने जाने दोगी? क्या होगा अगर मैं, एक छोटी लड़की, कुछ बुरे लोगों से टकरा गई? माँ, क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं है? इन शब्दों पर नी कुई हुआ का मूल रूप से दृढ़ हृदय डगमगाने लगा। उसे डर था कि नी यांग खतरे में पड़ सकती है। माँ, बस मेरे साथ आओ, नी यांग ने लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहा। नी चिंगगुई ने बगल से कहा, कुई हुआ, तुम्हें यांग के साथ जाना चाहिए। यांग का इतना आज्ञाकारी होना दुर्लभ है। इसके अलावा एक युवा लड़की के लिए अकेले यात्रा करना वास्तव में असुरक्षित है। तभी नी कुई हुआ कुछ हिचकिचाहट के साथ सहमत हो गया। नी यांग ने आगे कहा, तो हम कल पासपोर्ट के लिए आवेदन करेंगे। हालांकि पहचान पत्र कानूनी तौर पर 1986 में ही अस्तित्व में आए थे, लेकिन उस समय विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट की जरूरत पहले से ही थी। आज के समय की तरह ही पासपोर्ट बनवाने के लिए पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था। वीजा आवेदनों को विभिन्न देशों के वाणिज्य दूतावासों से होकर गुजरना पड़ता है। 1980 के दशक में बंद पड़े राष्ट्रीय दरवाजे फिर से खुल गए, जिससे विदेश जाने की लहर चल पड़ी। इसलिए इस दौर के पासपोर्ट और वीजा हासिल करना अपेक्षाकृत आसान था। पासपोर्ट क्या है? नी कुई हुआ ने असमंजस से पूछा। नी यांग ने बताया, पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो आपकी राष्ट्रीयता और पहचान साबित कर सकता है। पासपोर्ट के बिना आप विदेश नहीं जा सकते।